मेरा नाम सिंपल मिश्रा है। और मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। पुलिस प्रशासन और अरविंद मिश्रा के भाई विनोद मिश्रा, प्रवीण मिश्रा और मेरे माता पिता और रिश्तेदारों की वजह से मजबूरी में हम दोनों सिंपल मिश्रा और अर्चना मिश्रा आज एक ही पति की दो पत्नियां बन चुकी हैं। अरविंद मिश्रा की दो पत्नियां हैं, एक सिंपल मिश्रा जो कि 2018 में 5 मई को उनकी शादी हुई थी और दूसरी अर्चना मिश्रा जिनकी शादी 2022 में 25 अप्रैल को हुई थी। मैं 21 मार्च 2022 को अपने परिजनों से परेशान होकर स्पेशली अपने सबसे छोटे मौसा सोनू दुबे उर्फ सुजीत दुबे से परेशान होकर मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए गई थी, पर मैं बच गई और मैं घर आने के लिए फिर भी तैयार नहीं थी। लेकिन मेरे पिता अरुण मिश्रा ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम आ जाओ। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तुम्हारे चरित्र पे सवाल उठाते हैं, मैं उनको सजा दिलवाऊंगा, जिसमें सोनू दुबे, प्रीति दुबे और विनोद मिश्रा का नाम सम्मिलित है। मेरे पिता ने मेरी कसम खाई थी कि तुम आ जाओ, इन लोगों को मैं सजा दिलवाऊंगा। लेकिन मेरे आने के बाद मुझे अरविंद मिश्रा जो कि विनोद मिश्रा मेरे सगे मौसा के छोटे भाई हैं, वो मुझे लेने गए थे और पूरे रास्ते में मेरे पिता से और विनोद मिश्रा से मेरी बात करवाई और मुझे कन्विंस किया कि आत्महत्या करना गलत बात है और घर की इज्जत ऐसे सड़कों पे उछालना भी गलत बात है। घर पे चलो, शांति से बात करके अपने पापा की बात मान लो। जब अरविंद मिश्रा को सहादरा स्टेशन से फ़ोन आया कि यहाँ पे लड़की बेहोश अवस्था में मिली है, तो सिंपल मिश्रा ने उनसे बात किया जो कि अरविंद मिश्रा की पहली वाइफ है, और उन्होंने अरविंद मिश्रा को मुझे लेने के लिए भेजा और ये जानकारी सबको बताई, मेरे पिता को, मेरे चाचा को, मामा को, कि अरविंद मिश्रा मुझे लेने जा रहे हैं और मेरे ही गांव के बगल के गांव जामडी भोले सिंह के साथ, जो कि एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर, वो अरविंद मिश्रा के साथ मुझे लेने गए थे दिल्ली सहादरा स्टेशन से। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे मुझे लेकर, तब विनोद मिश्रा अपने ना फंसे और सोनू दुबे, प्रीति दुबे ये लोग ना फंसे, अफवाह उड़ाना शुरू कर दिए कि अरविंद मिश्रा ने लड़की को लेकर गए हैं आगरा घुमाने, और मेरे इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने लगे विनोद मिश्रा। हर जगह ये अफवाह उड़ा दिए। फिर जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि ये लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं और मेरे रेप केस, जो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उसमें भोले सिंह और अरविंद मिश्रा का नाम लगा दिए कि इन्होंने मेरा गैंग रेप किया है। मुझे आने के बाद मुझसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किया गया कि अरविंद मिश्रा ने तुम्हारे साथ क्या किया। जब मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया है, आपने मुझसे ये कहा था कि तुम आओगी, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठा रहा है, उसको मैं जेल भिजवा दूंगा, इसीलिए मैं आई हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं रहूँगी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर। लेकिन मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे नींद की दवाई देकर सुला दिया। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, न ही आज तक कुछ याद आया है। पति अरविंद मिश्रा ने अर्चना मिश्रा को ला के उनके पापा के पास सौंप दिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। अर्चना के पिता अरुण मिश्रा और उनके चाचा अजय मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा, सन ऑफ सुरेश नारायण मिश्रा, और मेरे पति के भाई विनोद मिश्रा और उनके छोटे भाई प्रवीण मिश्रा, सन ऑफ आसाराम मिश्रा, और अर्चना की मामा आशुतोष चंद्र त्रिपाठी ने थाने पर जाकर मेरे पति के पास कॉल करवाए कि अर्चना मिश्रा ने मौखिक और लिखित बयान दी है कि अरविंद मिश्रा और भोले सिंह और 2 लोग गैंग रेप किए। उस टाइम मैंने अपने पति अरविंद मिश्रा को लेकर अरविंद जी के दीदी और जीजा के यहाँ भदोही लेके गई थी, क्योंकि उन लोगों ने अरविंद जी के ऊपर मानसिक दबाव बनाया था कि 20,000 रुपये थाने पर देकर चले जाओ और उसके बाद गांव कभी मत आना, सब मैटर शांत हो जाएगा। और 20,000 रुपये के लिए मैं अपना गहना बेच दी कि मेरे पति को कुछ होने ना पाए। फिर उसके बाद मैं अर्चना मिश्रा के घर गई कि वो लोग कोई कार्रवाई न करें। उनके घर सभी लोगों से हाथ पैर जोड़कर विनती की कि सब केस जो भी है सब यहीं पे ख़त्म कर दो।
उसके बाद मैं अर्चना मिश्रा से गई, बात की, जो कि वो उस टाइम बेहोश थी। फिर भी उनको होश में लाकर मैं बात की कि मेरे पति ने आपको लाकर आपके घर पे सौंप दिए, फिर भी आपने फर्जी रेप केस में क्यों फंसाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अचेत अवस्था में थी और उनके घर वाले ने मुझे वहाँ से हटा दिए कि वो अभी बात किसी से नहीं करेंगी। उसके बाद मैं खाने के लिए 20,000 रुपये के लिए मैंने अपना गहना बेच दी और उसके बाद थाने पर से कॉल आया कि अपने पति को यहाँ से पैसा लेने के बाद वो लोग बोले कि अपने पति को यहाँ से कहीं बाहर भेज दो। 1-2 महीने के बाद 151 या 716 में चालान कर सब मैटर को यहीं शांत कर देंगे। मैं अपने पति को दिल्ली भेज दी। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं भी वहाँ पे चली गई। बेटा 4 साल का है, उसका हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वहाँ चले गए और वहाँ हम लोग खुशी से रह रहे थे। तभी अचानक एक दिन अर्चना मिश्रा का मैसेज आया कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या किए हो। मैंने फिर बोला कि तुम मेरे लिए तुम क्या छोड़ी हो, जो कि झूठा रेप केस मेरे पति पर की हो। उसके बाद वो कुछ मैसेज ही नहीं की, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। ये लोग यहाँ से कलकत्ता उनको नींद की दवा खिलाकर ले गए थे। कलकत्ता से दिल्ली वो कैसे आई वो आपको अर्चना मिश्रा सुनाएंगी। मैं जब कोलकाता गई थी तो मुझे वहाँ पे 5-6 दिन तक मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे सब थोड़ा नॉर्मल हुई तो मुझे पता चला, रोज़ सुनने को यही मिलता था कि अरविंद मिश्रा, उनका नाम जो घर का मिसिर है, कि मिसिर को छोड़ूंगा नहीं, उनको किसी भी तरीके से फंसाना है, कुछ भी जो हो सके कैसे भी करके उनको जेल पहुंचाना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा लोग अरविंद मिश्रा के बारे में क्यों बोल रहे हैं। फिर अचानक एक दिन मैंने सुना कि अरविंद मिश्रा के भाई विनोद मिश्रा और आशुतोष त्रिपाठी का हमेशा फ़ोन आता था कि किसी भी तरीके से अरविंद मिश्रा को जेल में भिजवाया जाए। फिर मैंने एक दिन सुना कि अरविंद मिश्रा को जेल भिजवाने के लिए मेरे पिता 5 मई को, जो कि मेरे दादाजी की बरसी थी 7 मई को, उससे में जाने वाले हैं और मेरा फर्जी सिग्नेचर लेके जाएंगे और अरविंद मिश्रा को जेल में डलवा देंगे, वो भी रेप केस। तब मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने किसी भी तरीके से फ़ोन लेकर सिंपल मिश्रा को मैसेज किया तो उनका वही रिप्लाई आया था, तुम मेरे लिए छोड़ी ही क्या हो। मेरे कहने पे मेरे पति तुमको बचा के लाए और तुमने हमारी ज़िंदगी, हंसती खेलती ज़िंदगी को उजाड़ दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई कि तुमने जाके थाने पे बयान दिया है, लिखित मौखिक, और मेरे पति के ऊपर फर्जी रेप केस लगवाया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और न मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी थी। मुझे लगा शायद मैंने ऐसा किया होगा क्योंकि मुझे उस घर पे आने के बाद कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोगों ने मुझसे कहीं साइन लिए हैं या थाने पे कहीं गवाही दिलवाया है कि नहीं। इसके बाद ये गुस्से में मुझसे बात करना बंद कर दी। फिर अचानक मुझे पता चला कि ये लोग मेरा झूठा मेडिकल बनवाकर और अरविंद मेरा साइन लेकर जाएंगे थाने पे और अरविंद मिश्रा को 7 साल की, जो कि 376 में सज़ा मिलती है, वही दिलवाने वाले हैं और उसके बाद मेरा भी मर्डर कर देंगे। उसके बाद मैं किसी भी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकली। मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं पता था मैं कहाँ पे रहती हूँ कहाँ पे नहीं। और मैंने फिर एक लोग का फ़ोन लेकर सिंपल मिश्रा को कॉल किया कि आपने मैसेज पे को ब्लॉक कर दिया मुझे, आपके पति को सब लोग जान से मरवाना चाहते हैं और फिर उनको जेल में भेजवा या फिर जेल में डलवाना चाहते हैं। तो ये बात बोली कि किसी भी तरीके से वहाँ से निकलो और यहाँ पे आओ। मैं थाने पे जाना चाहती थी, लेकिन बोली कि थाने पे तुम जाके क्या करोगी, पहले भी एक बार फंस चुके हैं, अब जाओगी तो तुमको मार के तुम्हारा इल्ज़ाम मर्डर का इन्हीं के ऊपर ही लग जाएगा। मैं किसी भी तरीके से बिना टिकट के वहाँ से, तब मुझे पता चला कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली आ गई। अर्चना मिश्रा दिल्ली आई नहीं थी, तभी अरविंद जी के जीजा का कॉल आया कि अर्चना के चाचा यहाँ और अरविंद जी के भाई विनोद मिश्रा यहाँ पर आए हैं और लड़की वहाँ से कलकत्ता से निकल गई है। उसके बाद बोल अर्चना आ रही है। इस बारे में जानकारी मेरे पति अरविंद मिश्रा को नहीं था, क्योंकि वो ड्यूटी जाते थे और उनके चाचा, उनके अरविंद जी के भाई विनोद मिश्रा ने कॉल किया कि अगर लड़की आई है तो बता दो। तो अरविंद जी बोले मुझे नहीं पता है कि अर्चना आई है या नहीं आई है, क्योंकि वो ड्यूटी पे जाते थे। अर्चना का कॉल मेरे पास आया था और अर्चना का बात मुझसे हुई थी।
अर्चना के चाचा अजय मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा और अरविंद जी के भाई विनोद मिश्रा ने बोला कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, अगर अरविंद जी कहीं भी दिखेंगे मैं उनको जान से मरवा दूंगा। कुछ समय बाद अर्चना ने मेरे पास फिर कॉल की, बोली कि मैं ट्रेन में हूँ, कहाँ जा रही हूँ मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद मैं बोली कि तुम सीधे दिल्ली चली आओ, और नहीं तो तुमको वो लोग कहीं भी देखेंगे जान से मार देंगे, और जान से मारने का इल्ज़ाम भी अरविंद जी के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद मैंने ये सब बातें अरविंद जी को बताई और अर्चना को बोली कि तुम दिल्ली चली आओ। वो स्टेशन पे आई। उसके बाद अरविंद जी को मैं भेजी उसको लेने के लिए स्टेशन पे, और अर्चना के चाचा और अरविंद जी के भाई विनोद मिश्रा ने दिल्ली में ही भागलपुर के बहुत से सारे लोग रहते थे, उन लोगों को बता दिए थे कि अरविंद कहीं भी दिखेगा उसको जान से मरवा दो। उसी में घबरा गई थी। जब मेरे पति अरविंद जी ने अर्चना को लेकर रूम पे आई तो अर्चना ने सारी बात बताई कि मेरे पापा अरुण मिश्रा घर जाने वाले हैं, क्योंकि अर्चना मिश्रा के दादा का बरसी था। वो लोग आते तो फिर झूठा रेप केस का अर्चना का झूठा सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर करवा के अरविंद जी के ऊपर झूठा रेप केस करवाकर 7 साल के लिए जेल में डलवा देती। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। उसी टाइम में मैंने बिना सोचे समझे अरविंद जी और अर्चना मिश्रा की शादी करवा दी, जो कि एक पत्नी के लिए ये बहुत नामुमकिन है। मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इन दोनों की शादी करवाई ताकि मेरे पति के ऊपर से फर्जी झूठा रेप केस हट जाए। उसके बाद घर से मुझे फ़ोन आया कि मेरे दादाजी का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हालत उनका ख़राब है, तुम देखने के लिए चली आओ। उसके बाद मैं अपने भाई से टिकट निकलवा के मैं अपने घर चली आई। मैं अपने घर आने से पहले शादी की सूचना व्हाट्सएप के द्वारा अरविंद जी के घर पर और अर्चना मिश्रा के घर पर बता दी थी। उसके बाद मैं अपने मायके चली आई। मेरे दादाजी का तबीयत बहुत हालत ख़राब था। जब ये अपने घर चली गई उसके बाद भी हम लोग नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ बिता रहे थे और इनके आने का वेट कर रहे थे कि ये दादाजी ठीक हो जाए, और ये 10-15 दिन के लिए बोल के गई हैं और जल्दी से वापस आ जाए। लेकिन उसी दौरान मैंने एक दिन सुरेश थाना पे ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया कि कहीं सच में मैंने कहीं बयान तो नहीं दिया था झूठा, या फिर उसका मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब उस टाइम जो SHO थे राजनारायण सरवसिया बोले, आपको ये किसने बोल दिया कि आपका रेप हुआ है या फिर आपने कोई लिखित या मौखिक बयान दिया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिस रेप केस की वजह से मुझे अरविंद मिश्रा से शादी करनी पड़ी और उनकी पत्नी ने अपने आंखों के सामने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी, वो ऐसा कोई रेप केस था ही नहीं। फिर किसी ने भी, मेरे पास बहुत लोगों की रिकॉर्डिंग है जिसमें ये प्रूफ होता है कि रेप केस था, और थाने से ही पता चला है, जिसमें प्रवीण मिश्रा की चैट है और भोले सिंह और गांव के एक अमित सिंह जो कि टीचर है सरकारी, उनकी भी रिकॉर्डिंग है कि लड़की ने लिखित मौखिक बयान दिया है। अगर कोई रेप केस था ही नहीं, कहीं लिखित मौखिक बयान पुलिस प्रशासन द्वारा, विनोद मिश्रा द्वारा, अरुण मिश्रा, अजय मिश्रा, आशुतोष त्रिपाठी द्वारा नहीं फैलाया गया था, तो इन लोगों ने ये बातें कैसे कह दी और पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मुझे राजनारायण सरवसिया ने विश्वास दिलाया कि मैं इन लोगों पर कार्रवाई करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बस मुझे भ्रमित करते रहे और बार बार कॉल करके मुझे टॉर्चर करते रहे कि तुम कोलकाता से भागकर अरविंद मिश्रा से शादी कर लियो, जहाँ हो वहीं रहो, और तुमने अपने मम्मी का 5 लाख का गहना लेकर और अपने पापा के 5 लाख रुपए लेकर भागी हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे सिचुएशन में कोई कोलकाता जाएगा तो 5 लाख रुपए का गहना क्यों लेके जाएगा, और अगर लेके गई है तो उसका रसीद कहाँ पे है। 5 लाख गहने क्या उनको फ्री में कहीं में मिले थे, और 5 लाख रुपए कोई रूम पे अपने क्यों रखेगा, वो भी अनजान शहर में। जब इन सब बातों का जवाब मैंने पुलिस से मांगा तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद सिंपल मिश्रा को कॉल करके वो पूछती थी तो बस यही बोलती थी कि आज ये आए हैं, कल वो आए हैं, कल परसों विनोद मिश्रा आए थे मेरे घर पे, फिर प्रवीण मिश्रा आए थे, और तुम्हारे चाचा अजय मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा आए थे, और अगर कभी अरविंद मिश्रा या अर्चना मिश्रा इस गांव में दिख गए तो दोनों लोगों को जान से मरवा दूंगा। और सिंपल मिश्रा
से बार बार अरविंद मिश्रा यही बोलते थे कि घर चली जाओ एक बार मेरे, और जो सामान बचा है, जो गहने बचे हैं, उसको लेके आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, हम लोग साथ में रहने लगेंगे। लेकिन विनोद मिश्रा हमेशा इनको धमकी देते थे कि पहले जाके FIR करो, उसके बाद ही घर आना। 10-15 दिन के लिए मैं गांव आई थी, उसके बाद मैं दिल्ली जाने वाली थी। तभी अरविंद जी के भाई और उनके रिश्तेदार ने आके मेरे घर पर दबाव बनाने लगे कि अपने पति पर फर्जी दहेज केस करो, नहीं तो तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। विनोद मिश्रा सन ऑफ आसाराम मिश्रा, प्रवीण मिश्रा सन ऑफ आसाराम मिश्रा, अरुण मिश्रा, अजय मिश्रा उर्फ पिंटू, सुरेश नारायण मिश्रा, आशुतोष चंद्र त्रिपाठी सन ऑफ सुचंद त्रिपाठी फ़ोन से और मेरे घर आकर दबाव बनाती थी कि तुम अपने पति ऊपर फर्जी दहेज केस में डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को जान से मरवा दूंगा। फिर भी मैं नहीं मानी, तो उसके बाद बोले कि तुम अरविंद को और अर्चना मिश्रा को पहले गांव बुलाओ। मैं अपने पति को फ़ोन की कि तुम अर्चना को लेकर गांव चले आओ। यहाँ आने के बाद जब मैं अर्चना को और अपने पति अरविंद जी को घर पे बुलाई, उसके बाद ये लोग मेरे पति और अर्चना को बार बार पुलिस से कहवाकर थाने पे बुलवाते थे कि तुम लोग आओ, और मेरे पति को जेल अंदर करवाने के लिए पूरी कोशिश करते थे। और फिर भी उसके बाद मुझे मेरे पति के ऊपर फर्जी दहेज केस के लिए दबाव बनवाएं और उसके बाद मेरे पति के ऊपर ही फर्जी दहेज केस करवाएं। बोले कि अगर नहीं करोगी तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को और पति को जान से मरवा दूंगा। उसके बाद इन लोगों के कहने पर मैंने थाने पे जाकर तहरीर दी और उसमें इन लोगों ने मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कंप्लेन में लिखी क्या थी। ये लोग लिखवा कर लाए थे किसी वकील से, मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैं जो भी कार्रवाई चाहती थी थाने से ही चाहती थी। मैंने झूठा दहेज केस इसलिए किया था कि मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ ना हो, और मैं थाने पे तहरीर दी थी कि मुझे कार्रवाई थाने से ही होनी चाहिए। ये लोग मेरे बिना परमिशन के कोर्ट तक बात लेके गए, वो भी एक कोर्ट से नहीं 2-2 कोर्ट से, जो कि मुझे इस बारे में मैं कभी कोर्ट गई थी नहीं हूँ और न तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे वकील कौन है और मेरा केस कौन लड़ रहा है। और ये लोग मुझे मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन लेके ले जाते थे और अपने तरीके से अपने मर्जी से लिखवाते थे, और बहुत सारी जगह तो मेरा फर्जी सिग्नेचर भी करवाए हैं। और मैं प्रूव भी कर सकती हूँ कि मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये लोग खुद सिग्नेचर किए हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था इन लोगों ने मेरा जितना केस का पेपर था वो लोग ट्विटर पे डाल दिए, मेरा फ़ोटो भी डाल दिए थे, जो कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, जो कि ये एक अपराध है। ये लोग अपराध किए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो एक टाइम पे मानहानि का 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा ठोके हैं, वो गवाह कैसे बन सकते हैं। सिंपल मिश्रा ने अरविंद मिश्रा, अर्चना मिश्रा के ऊपर केस किया, दहेज केस किया और जान से मारने की धमकी देकर अरविंद मिश्रा ने शादी किया। ये ऐसा तहरीर दिया गया है सिंपल मिश्रा के द्वारा। सिंपल मिश्रा ने जिस दिन तहरीर दे के थाने पे आई थी, दूसरे दिन हम लोगों को बताया कि आप लोगों की जान बचाने के लिए मैंने कंप्लेन किया है, लेकिन मैंने क्या कंप्लेन किया है, क्या मुझसे लिखवाया गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो रिकॉर्डिंग भी मैंने वायरल किया था और इनका कहीं भी बयान, कुछ भी बयान कहीं भी दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि इनको नहीं पता था क्या ये कंप्लेन की है, क्योंकि इनसे करवाया गया था, इनके ऊपर प्रेशर बनवाया गया था। बहुत ऐसी जगह है जहाँ इनके बच्चे को ले जाया गया है और इनकी बिना मर्जी को बिना पूछे हुए, मैं वो सब मेरे पास एविडेंस है, मैं हर जगह प्रूव कर सकती हूँ कि विनोद मिश्रा ने इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके बच्चे को तक किडनैप किया है, जो कि इनके बच्चे को कहीं भी लेके जाते थे, अपने से दूर नहीं रखते थे, अरविंद जी से बच्चे को बात नहीं करने देते थे। और तो अपने मामा के घर जब गए थे तब मामा के घर किसी को भी बच्चे से मिलने नहीं दिए थे,
न 1 मिनट के लिए बात करने दिए थे, उसका भी एविडेंस है मेरे पास। तो विनोद मिश्रा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आशुतोष त्रिपाठी जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, टीवी लाइव, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी पत्रकार बिना भी किसी लेडीज़ के परमिशन या फिर किसी भी के परमिशन का उसका पर्सनल पेपर ट्विटर पे नहीं डाल सकता। तो मेरा फ़ोटो अरविंद मिश्रा का और सिंपल मिश्रा का फ़ोटो उन्होंने किस राइट से डाला और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और 50 लाख का मानहानि का केस सिंपल मिश्रा के ऊपर करने के बाद वो सिंपल मिश्रा के केस में गवाह कैसे बन गए? रीता मिश्रा ने जो कि सिंपल मिश्रा के खिलाफ तहरीर दिया है वो सिंपल मिश्रा के केस में गवाह कैसे बन गई? विनोद मिश्रा जो कि शपथ ले चुके हैं वो सिंपल मिश्रा के केस में गवाह कैसे बन गए हैं? पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों 3 लोगों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? 4 साल का बच्चा हार्ट का पेशेंट है, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। पुलिस प्रशासन क्यों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? ये लोग कितने पैसे खिलाए पुलिस प्रशासन के ऊपर? बिना गवाह दिए विवेचना कैसे हो गया? इनका चार्जशीट दाखिल कैसे हुआ कोर्ट में? सूर्य थाने ने इनका चार्जशीट दाखिल क्यों किया? क्या इस पर कोई पुलिस प्रशासन जवाब दे सकती है? आशुतोष त्रिपाठी कभी भी ट्विटर पर डाल देते हैं अर्चना मिश्रा ने 10 लाख की डिमांड की है, अनीता मिश्रा को धमकी दिया है, उस पर पुलिस प्रशासन का जवाब आता है? क्यों आता है? कोई एविडेंस है अर्चना मिश्रा ने 10 लाख की उनसे डिमांड किया है? हाँ, आशुतोष त्रिपाठी ने 50 लाख का मुझे मानहानि का दावा ठोका है, 50 लाख का अरविंद मिश्रा के ऊपर मानहानि का दावा ठोका है, 50 लाख का सिंपल मिश्रा के ऊपर मानहानि का दावा ठोका है। इतने पैसे आशुतोष त्रिपाठी के पास आए कहाँ से? मेरे पास पेपर है जिसमें ये लिखा है कि मेरे पैसे इतने बर्बाद हुए तुम लोग की वजह से, मेरा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से क्षति हुआ है। तो इतने 1.5 करोड़ रुपए आशुतोष त्रिपाठी के ऊपर कहाँ से है? उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन क्यों उनका इतना हेल्प कर रही है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। 1 महीने में 1.5 करोड़ रुपये बर्बाद कैसे हो गए? 1.5 करोड़ रुपये कहाँ से लाए हैं ये? इनके ऊपर मानहानि का केस हम लोग के ऊपर, तीनों लोगों के ऊपर ठोक दिए। अगर वो सिंपल मिश्रा के गवाह बने हैं तो उनके ऊपर 1.5 करोड़ का क्यों? अगर इनके 1 साल से सिंपल मिश्रा से बस हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया कि आपने कंप्लेंट क्यों किया, जो कि उन्होंने बताया कि हाँ मैंने हर जगह उसको वायरल किया कि इन्होंने कंप्लेंट क्यों किया, अपने पति की जान बचाने के लिए कंप्लेंट किया। तो पुलिस प्रशासन ने उस ऑडियो पे, रिकॉर्डिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों उनसे पूछताछ करने इनके घर नहीं गई कि आपने कंप्लेंट क्यों किया, क्यों नहीं किया? विवेचना किस आधार पे हुआ है इनके, और क्यों इनके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो भी गया? इन्होंने तो कहीं गवाही नहीं दिया है। कोई गवाह हो, कोई एविडेंस हो दिखा दे। इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रही थी प्रताड़ित करने में। विनोद मिश्रा का और प्रवीण मिश्रा का, आशुतोष त्रिपाठी का, आशा मिश्रा का, सपना मिश्रा का, रीता मिश्रा का। इन लोगों की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पुलिस प्रशासन क्यों इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर क्यों? हम लोग आज भी इस डर में जिंदा रह रहे हैं कि कहीं किसी को कुछ ना हो जाए, कहीं अरविंद जी बाहर जा रहे हैं, उनको कोई जान से ना मार दे। मुंबई में ये लोग अपने जो इनके रिलेटिव हैं उनसे हम लोग का लोकेशन पता करवा रहे हैं। हम लोग को सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यूपी पुलिस से हम दोनों की यही गुजारिश है कि इस केस को शुरुआत से देखा जाए और इस पर कार्रवाई की इस पर जांच करें ताकि ये मैटर था क्या। हम लोगों को मुझे नहीं करनी थी अरविंद मिश्रा से शादी, और मुझे नहीं करवानी थी अपने पति की दूसरी शादी। हम लोग आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोग कंप्रोमाइज़ करके अभी भी अगर साथ रहने को तैयार हैं कि हम लोग की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, जो बची खुची ज़िंदगी वो बर्बाद ना हो, तो अभी भी पुलिस प्रशासन क्यों हम लोग का सहयोग कर रही है? अभी भी हम लोग के जान के पीछे वो लोग पड़े हैं, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी हर जगह ये क्यों हो रहा है कि हम लोग ही गलत है? पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इस केस को सीबीआई जांच करे शुरू से, कि आखिर मैटर क्या था, ये शुरू कहाँ से हुआ, जो कि 1 साल से चल रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन शांत क्यों बैठा है?